नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिहाज से बहुत खास है क्योंकि सरकार ने आज विधानसभा में बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने 2022-23 का बजट पेश पढ़ा। 2,79,237 करोड़ का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दूसरी बार बजट पेश किया है। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा बजट स्पीच के बीच बीच में बोलते रहे। कांग्रेस विधायकों ने आसंदी तक के सामने जाकर नारेबाजी की। बजट भाषण में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, युवाओं, महिलाओं, आम जनता और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी बड़े ऐलान किए हैं। बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिहाज से महत्वपूर्ण है। चाइल्ड बजट के लिए अलग से सरकार ने प्रावधान किया है। तो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया और कहा कि देश भर में तीर्थ दर्शन योजना की सराहना की जा रही है, जिसका क्रियान्वयन किया जाएगा। जल जीवन मिशन सरकार की प्राथमिकता है। शहरों में रोजगार बढ़ाने की योजना भी है। द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की गई है, जो काफी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इस योजना की अन्य प्रदेशों में एवं राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। हमने निर्णय लिया है कि इस योजना को आगामी वित्तीय वर्ष में पुनः क्रियान्वित किया जाए। श्री महाकाल महाराज मंदिर परिसर के विस्तार की परियोजना, जिसकी अनुमानित लागत 700 करोड़ से अधिक है, का क्रियान्वयन प्रगति पर है। इस परियोजना से मंदिर के भव्य और विश्व स्वरूप को एक नई आभा प्राप्त होगी। उस आवाज से जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से पीने का साफ पानी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन मिले। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय की व्यवस्था हो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना माध्यम से बारहमासी संपर्क सड़कों का जाल बिछे। ये सब व्यवस्थाएं पूरे पैकेज के रूप में प्रदान करने का संकल्प अपने लिया है। हमारी सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए भूमिहीन परिवारों को आवासीय भूमि का पट्टा प्रदान कर रही है। प्रदेश के लिए यह गौरव की बात है। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शहरी तथा विक्रेता योजना, मुद्रा योजना आदि अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। स्थानीय प्रतिभाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में अवसर देने के लिए भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर तथा उज्जैन में स्टार्टअप इंक्यूबेशन केंद्रों की स्थापना की गई है। भोपाल व इंदौर में मेट्रो रेल के निर्माण कार्य प्रगति पर है। आम नागरिकों को आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु पीपीपी मॉडल पर प्रदेश के 15 शहरों में 749 बसों का संचालन किया जा रहा है। अन्य शहरों में लोक परिवहन की सुविधा बढ़ाई जा रही है। के माध्यम से नवंबर 21 से फरवरी 2022 तक 4 माह की अवधि में औसतन प्रति माह 2.5 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए ऋण सहायता दी जाएगी। इस वर्ष विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं में 28,63,779 व्यक्तियों को 14,556 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। सच्ची बोल रहे हो? 1 करोड़ रोजगार के अवसर देने के लिए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। बेटियां परिवार, समाज और राष्ट्र का आधार है। वे जीवन के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परचम लहराकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा रही है। समाज और सरकार के साझा प्रयासों से बेटियों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आया। लाडली लक्ष्मी योजना बेटियों के लिए वरदान साबित हुई है। मुझे सदन को यह बताते हुए गर्व और खुशी है कि आज प्रदेश में हमारी तो बजट से जुड़ी बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
इस तरह से मध्य प्रदेश का जो बजट आया है, रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। ये प्रमुख बातें। इस साल 4000 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य यहां पर रखा है। इस साल बिजली सब्सिडी के लिए 2500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। तो फसलों को जीआई टैग दिलाने की कोशिश यहां पर की जाएगी। सड़क निर्माण के लिए 108 करोड़ का प्रावधान किया गया है। गायों की सेवा के लिए नई योजना की शुरुआत होगी। तो ये प्रमुख बातें बजट से जुड़ी हुई आपको बता रहे। दुग्ध उत्पादन योजना भी शुरू की जाएगी। प्रदेश में 13,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। तो रोजगार का यहां पर खासा ध्यान रखा गया है। प्रदेश में घर घर पशु चिकित्सा योजना शुरू होगी। सरकार पूरी ताकत से किसानों के साथ है। तो किसानों का खास तौर पर खासा ध्यान यहां पर रखा गया है। योजनाएं उनके लिए आई हैं। मनरेगा के लिए 3,500 करोड़ का प्रावधान यहां पर किया गया है। आदिवासी इलाकों के लिए नशा मुक्ति के लिए भी अभियान चलाया जाएगा। छात्रों की स्कॉलरशिप के लिए उद्योगों को रियायत दर पर जमीन मिलेगी। आईटी पार्क का निर्माण किया जाएगा। एमपी में 22 नए मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे। तो शिक्षा से लेकर रोजगार, हर क्षेत्र का खासा ध्यान बजट में रखा गया है। छात्रों के लिए पहला चाइल्ड बजट पेश किया गया है। तो मध्य प्रदेश में बजट सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया, जिससे सीएम शिवराज सिंह बिफर गए। इसे लेकर उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला किया। वहीं उन्होंने कमलनाथ पर भी तंज कसा। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास दर की भी तारीफ की। नाश किसी का आता है, पहले विवेक मर जाता है। ये कांग्रेस ने आज सिद्ध किया है। बजट भाषण न सुनना, उसमें अवरोध पैदा करना, जो कुछ आज कांग्रेस ने किया है, वो कांग्रेस का बौद्धिक दिवालियापन है। मध्य प्रदेश के संसदीय इतिहास में कभी ये नहीं हुआ। ये कुंठा, हताशा और पराजित मानसिकता का प्रतीक है। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब नेता प्रतिपक्ष जो केंद्र सरकार में और यहां भी प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, आज मध्य प्रदेश विधानसभा में ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया गया है। यह हर प्रदेशवासी के लिए गौरव का विषय है कि करंट रेट पर मध्य प्रदेश की विकास दर इस साल 19.7% से भी अधिक है। और ये देश के सभी राज्यों से तो सुना आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से तारीफ यहां पर कर रहे थे बजट की। और ये उस दौरान की तस्वीर जब बजट पेश करने के पहले जाया जा रहा था। और ये ब्रीफकेस आप देख सकते हैं जिसमें बजट यहां पर नजर आ रहा है। और बजट आज पेश किया गया मध्य प्रदेश का। हालांकि भारी हंगामे के बीच ये बजट पेश हुआ। इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नाराजगी भी प्रकट की। तो तमाम अलग अलग क्षेत्र का ध्यान इस बजट में रखा गया है। शिक्षा, रोजगार, यूथ, बच्चे, सड़क, बिजली, पानी, किसान, तमाम यहां पर चीजें हैं जिनको लेकर बजट में प्रावधान किए गए हैं। तो बड़े ही बेसब्री से आज के दिन का इंतजार किया जा रहा था। और भारी हंगामे के बीच आज ये बजट पेश हुआ है। मध्य प्रदेश का बजट, सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी। खासकर अगर प्रदेश की जनता की अगर बात करें तो जनता को किस तरह से इस बजट में क्या कुछ मिला है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। आज सरकार ने बजट पेश किया है। मध्य प्रदेश का वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज ये बजट पेश किया। तो इसी बजट को लेकर आज हम अपना एक खास कार्यक्रम लेकर आए हैं।
तो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर वित्त मंत्री का धन्यवाद भी यहाँ पर जताया है बजट को लेकर, जिस तरह से ये बजट पेश हुआ और अलग अलग क्षेत्र, चाहे स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो, यूथ हो, इन सभी का इस बजट में खासा ध्यान रखा गया है। कई प्रावधान इस बजट में आए हैं, कई योजनाओं की बात इस बजट में निकलकर सामने आई है। मूलभूत जो सुविधाएं हैं, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सभी को लेकर, यहां तक कि टैक्स को लेकर भी यहां पर बात निकलकर सामने आई कि कोई नया टैक्स नहीं लगा है, टैक्स बढ़ाया भी नहीं गया है। हालांकि विपक्ष का इस बजट को लेकर अपना अलग ही नजरिया है। और बजट को लेकर ओम प्रकाश सकलेचा से हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की है, वो देख लेते हैं। मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज मध्य प्रदेश के हित का बजट पेश किया है। एमएसएमई मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, बजट पेश किया गया है, एक बड़ी उम्मीद रोजगार की युवाओं को थी, इस बजट में बहुत अच्छा प्रावधान है एमएसएमई का बजट में। और हमारे अन्य कई योजनाओं में, चाहे नए इंडस्ट्रियल एरिया बनाने से लेके पुरानी यूनिट को इन टाइम सब्सिडी मिलना, इन सब का प्रावधान किया हुआ है। पहली बार मध्य प्रदेश के बजट में 50,000 करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रावधान है। मुझे याद है 2003-04 में बजट था 20,000 करोड़ का, उसमें क्या डेवलपमेंट का था और आज डेवलपमेंट का ग्रोथ का कितना रेशो बढ़ा, ये महत्वपूर्ण बातें हैं। रोजगार के अवसर, हमारे स्टार्टअप की योजनाओं के लिए अवसर, इन सब के लिए प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही साथ जो कल विधानसभा में रिपोर्ट पेश की गई, 30 लाख युवा बेरोजगार है। अब बड़ी संख्या में जो है युवाओं को रोजगार मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। देखिए, अब मुझे नहीं पता 30 लाख का वो आंकड़ा कहाँ से लाए। अगर आपको ख्याल हो तो 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को हमने रोजगार दिया। फिर 24 मार्च को 24 फरवरी को, 12 जनवरी 24 फरवरी को फिर 5,24,000 लोगों को, 10.5 लाख लोगों का रोजगार पिछले 2 माह में 50 दिन के अंतराल में दिया गया। अब मेरे समझ में नहीं आता ये फिगर 30 लाख। बजट के पहले ही जो है कांग्रेस ने हंगामा शुरू कर दिया था। वो उनकी राजनीतिक नासमझी का परिचायक है, क्योंकि बजट सुनने के पहले उसका विरोध करना एक राजनीतिक बेचैनी का परिचायक है। एमएसएमई में ओम प्रकाश सकलेचा ने जनता के हित का ये बजट बताया है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना। तो बजट को लेकर हम अपना खास कार्यक्रम लेकर आए, इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी डॉक्टर अमीनुल खान सूरी का, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है। दिव्या गुप्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रंजन श्रीवास्तव है, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही अर्थशास्त्री गौतम कोठारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले दिव्या गुप्ता जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। आज बजट आया है सरकार का, और ऐसे में ये बजट में देखा जाए तो कुल मिलाकर सभी वर्गों का खासा यहाँ पर ध्यान रखा गया है। चाहे शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, सरकारी कर्मचारियों की बात करें, सड़क, बिजली, पानी, हर चीज का यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है। ऐसे में क्या लगता है कि आने वाले चुनाव को देखते हुए, 2023 को देखते हुए ये बजट आया है? दिव्या गुप्ता जी, एक बार फिर से मैं अपना प्रश्न दोहराती हूं। ये जो पूरा बजट आया है आज, जिसको लेकर जाहिर तौर पर आम जनता जो है काफी खुश हो रही होगी, क्योंकि खासा ध्यान इस बजट में आम जनता का रखा गया है, हर वर्ग को खासा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। तो इस बजट में क्या आने वाले चुनाव को लेकर या ध्यान रखा गया है इस बजट में? सुखप्रीत जी, सॉरी, आवाज चली गई थी। आप मुझसे पूछ रही हैं या डाइवर्ट हो गया क्वेश्चन? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, मैं आपसे ही प्रश्न कर रही हूँ।
जी प्लीज रिपीट करेंगी प्लीज, सॉरी रिपीट करेंगी प्लीज। ये जो बजट आए दिव्या जी ये जो बजट आए इसे आप कैसे देखती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बजट को आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जी आज का जो बजट है बहुत ही महत्वाकांक्षी बजट, बहुत ही हितग्राहियों को ध्यान रखने वाला बजट, एक ऐसा बजट जिसने हर व्यक्ति हर बिंदु को छुआ हो, एक दूरदर्शिता वाला बजट, और एक ऐसा बजट जिसने ये भी शो करता हो कि सरकार की मंशा क्या है, ये भी दिखाता हो कि सरकार किस तरह से आगे काम कर रही है, एक रोड मैप का बजट जिससे आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक कदम मील का पत्थर साबित होने वाला बजट, एक इस तरह का बजट है। लेकिन जहां हम IT पार्क के बारे में चिंता कर रहे हैं, जहां हम औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में चिंता कर रहे हैं, वहां हम गाय की चिंता भी कर रहे हैं, वहां हम मछली की चिंता भी कर रहे हैं, वहां हम किसान की चिंता भी कर रहे हैं, वहां हम महिला की चिंता भी कर रहे हैं। और पहली बार ऐतिहासिक इस बात के लिए है कि इस बजट में चाइल्ड केयर के नाम से अगर हमने एक बजट एलोकेशन करा है, जिसमें 8 दिन तक मैंने कभी कहीं नहीं सुना कि चाइल्ड केयर के नाम पर भी बजट एलोकेट हो रहा होगा, तो ये बजट इससे बहुत ही सर्वव्यापी बजट है। और मुझे बहुत इस बात को लेकर बहुत बधाई देनी चाहिए कि इतना विस्तृत और इतनी सिंपली उसको बजट को रखना, इसको बहुत बड़ी बात थी। और आज मैं सिर्फ एक बात मेरे पास मौका मिला है तो मैं कहना चाहूंगी कि आज कांग्रेस ने जो सदन के पटल पर कर दिखाया है वो सिर्फ शर्मनाक ही नहीं शर्मसार करने वाला भी है, क्योंकि प्रजातंत्र का ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। इस परंपरा का परिपाटी अगर पालन करती रही कांग्रेस तो बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रही है, वो अपने लिए भी और सदन के लिए भी। मैं आप सभी के माध्यम से कहना चाहूंगी कि इस परंपरा का जितना कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए, क्योंकि आपको सुनना आना चाहिए, आपको विपक्ष में विपक्ष की भूमिका पूरी तरह तय करना आना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ये बहुत गलत परंपरा है, इस परंपरा को कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। आप इतने अगर सहनशील नहीं है तो फिर आपको विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं है। इस बात को लेकर मुझे बहुत विरोध है और बहुत कष्ट कल कमलनाथ जी। चलिए ठीक है, इस बात का जवाब मैं डॉक्टर अमीनुल खान से ही ले लेती हूँ। डॉक्टर अमीनुल खान, आप सुन रहे थे यहाँ पर दिव्या गुप्ता जी की बात, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हंगामा किस बात का था? बजट तो आया ही नहीं था तब तक। हंगामे का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि जिस तरह से कल जो एक इकोनॉमिकल सर्वे जारी होना चाहिए था, जो पहले से परिपाटी रही है कि इकोनॉमिकल सर्वे जारी होता है बजट से पहले, वो सरकार ने जो संसदीय परंपराओं के निर्वहन की बात कर रही है, कल सदन में इकोनॉमिकल सर्वे जारी नहीं किया गया। सदन में जो जारी होता है एक दिन पहले नहीं किया गया। उसके तत्पश्चात जिस तरह से आंकड़ों की फर्जीवाड़ा इस सरकार ने बजट में, पिछले बजट में भी किया और इस बजट में भी करने जा रही है। बजट सुना कहाँ? पहले हफ्ते पर आपने त्याग कर दिया, बजट सुन तो लेते। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैं पिछले बजट के आंकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं कि आपने क्या आंकड़े प्रस्तुत करे और असलियत क्या निकल के सामने आई, किस तरह से आंकड़ों का फर्जीवाड़ा करके इस समय आपने ये बजट भी उसी तरह से पेश किया जिसको आप तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बता रहे हो। प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है वहां पे तेजी से बढ़ता हुआ अपराध है, तेजी से बढ़ती हुई गरीबी है, तेजी से मरती हुई गाय है, वो तेजी से महिला अत्याचार है, तो ये जनता को मालूम है। अब हम बजट पे बात कर रहे हैं क्योंकि समय बहुत कम है और भी विशिष्ट लोग बैठे हुए हैं, बजट के ऊपर चर्चा करेंगे वो बेहतर रहेगा। आपने जो बजट प्रस्तुत करने का काम किया, उस बजट में शराब तो आपने सस्ती करने का काम किया, पर दूध और खाने के तेल के लेके क्या है, वो तो महंगा होता हुआ दिख रहा है। इस बजट में अगर कहीं सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है तो जो शराब का सेवन करते हैं उनको फायदा हो रहा है। 30 लाख से ज्यादा, अभी आपके मंत्री जी कह रहे थे, ये सरकारी आंकड़ा है कि 30 लाख से ज्यादा आज मध्य प्रदेश में, आज के समाचार पत्रों में भी है और सरकार के पास भी आंकड़ा, 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश के अंदर है। पिछले साल में आपने कितना रोजगार मुहैया कराने का काम किया, ये बजट के अंदर कहीं भी उल्लेखित नहीं है। और आगे उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, इसका भी लेके कोई आपकी दिशा और निर्देश नहीं है कि किस तरह का विजन होगा, किस तरह से रोजगार का जनरेशन होगा, इसको लेकर भी कोई बात नहीं की गई। मैं एक एक पॉइंट पे, मैं एक एक आपके समय पे बोलिएगा, नहीं तो मैं आपको भी नहीं बोलने दूंगा और चर्चा नहीं हो पाएगी।
अब आपके विषय पे आएगी कि आपने रोजगार को लेकर कुछ मुहैया नहीं किया। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात की गई थी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही थी, राजस्थान में लागू हुआ, आज छत्तीसगढ़ में लागू हुआ, कांग्रेस की सरकारों ने किया। मध्य प्रदेश के बजट में पुरानी पेंशन को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई। और इसके बाद किसानों को लेकर आपने किसान के अंदर सिर्फ 3% बजट में एलोकेशन बढ़ाने का पिछले बजट के मुकाबले बात की, और जबकि खाद्य और उद्यानिका में 4% घटाने का काम किया। उसके बाद जल संसाधन में 7% पिछले बजट में, इस बजट एलोकेशन में 7% फंड घटाने का काम किया। आप चिकित्सा, शिक्षा और मेडिकल की बात कर रहे हैं, पिछले बजट से इस बजट में 4% राशि घटाने का काम मध्य प्रदेश की सरकार ने चिकित्सा शिक्षा के अंदर किया। आपका नगरीय विकास में 1% घटा है यहाँ पे, और नर्मदा घाटी विकास में तो 11% राशि घटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। आज मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति के ऊपर 51,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा हो गया, जबकि आपकी जितनी आय है उसका लगभग 20%, तो आप इंटरेस्ट चुकाने में लग रहे हैं। नहीं, अब आपका चलिए ठीक है डॉक्टर अमीनुल खान जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, मुझे उनका भी रुख करना है। मैं जाना चाहूंगी रंजन श्रीवास्तव जी के पास। रंजन श्रीवास्तव जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे बजट को? जिस तरह से ये बजट आया है, सभी वर्गों का खास ध्यान इस बजट पे रखा गया, ऐसे में क्या लगता है, क्या बीजेपी को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा इस बजट का अगले साल 2023 में? जो आपकी टोटल रिसिप्ट और जो फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटे के आधार पे 4.56% आ रहा है, जबकि वो 3% होना चाहिए। क्यों आ रहा है इतना अत्यधिक? जो नियम है एक्ट का 3% होना चाहिए, वो इस बार 4.56 आ रहा है। डॉक्टर अमीनुल जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। आप दूसरे पैनल में जो दूसरे मेहमान बने उनको भी मौका दे बोलने का। रंजन श्रीवास्तव जी, आपसे मैं सवाल कर रही हूँ। आप मध्य प्रदेश में 4000 किलोमीटर की सड़कें ला रहे हैं, ऊंट के मुंह में जीरे बराबर नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर आप 4000 की बात कर रहे हैं, सिर्फ 4000 किलोमीटर कहां बन रही हैं और क्या एहसान कर रहे हैं? जनता का पैसा लेके जनता के काम नहीं आके मंत्रियों के बंगलों पे डॉक्टर अमीनुल खान जी, डॉक्टर अमीनुल खान, क्या चीज लेकर? डॉक्टर अमीनुल खान जी, आप दूसरों को बोलने का मौका देंगे तो मैं आगे चर्चा कर पाऊंगी। मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। रंजन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से बजट आया है, हर वर्ग का खास यहाँ पर ध्यान रखा गया है, क्या लगता है ये बजट क्या आने वाले साल में, आने वाले चुनाव में बीजेपी को फायदा मिलेगा इस बजट से? देखिए, ये तो पहले ही तय था कि जो भी बजट आएगा, और चुनाव के पहले का ये बजट है। अगले साल अगर बजट आप लाते हैं तो समय नहीं है, तो जो भी चुनाव के लिए करना आपको, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी इशू हो, या बच्चे हैं या महिलाएं हैं, यही बजट था जब आप कुछ कर सकते थे। और हमें समझना पड़ेगा, ये जो बजट आया है 2 साल के कोविड के बाद आया है, तो कोविड का रिफ्लेक्शन इस बजट पे दिख रहा है साफ, क्योंकि अभी भी हाथ उसमें गवर्नमेंट के बंधे दिख रहे हैं। जैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो बताया गया कि 50% जो भी बजट आपका है गवर्नमेंट का, इसे 50% जो सैलरी, पेंशन और जो भी लोन लेती है सरकार, उस पर इंटरेस्ट पे जाएगा। 50% आपके पास पैसा बचा है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर सकते हैं आप, या फिर और जो आपके सोशल स्कीम्स है या वेलफेयर स्कीम्स खर्चा कर सकते हैं। तो बजट कांस्टेंट जो गवर्नमेंट के हाथ बधे दिख रहे हैं, ऐसा नहीं लगता कि बहुत खुल करके चुनाव को देखते हुए सरकार बहुत ज्यादा खर्च कर पाएगी। ये फैक्ट है कि सारे सेक्शन को उसमें देखा गया है और गवर्नमेंट देखती भी है। चाइल्ड बजट का नया कॉन्सेप्ट लाया गया है, तो उसमें करीब 200 ऐसी स्कीम्स हैं, करीब 18 डिपार्टमेंट्स के, जो उसमें शामिल किया गया है। पहला कॉन्सेप्ट है। मतलब देखना कि देखिए, अगर आप सारे बजट का पैसा लेकर जो इकट्ठा कर दिया आपने, जो खर्च हो रहे हैं, ऑलरेडी खर्च हो रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर चाइल्ड बजट को आपने जो समाहित करके प्लेटफॉर्म पे ला करके एक नई दिशा में अगर बढ़ते हैं और जो चाइल्ड पे फोकस आपका होता है, तो चाइल्ड तो आने वाले फ्यूचर का जो वही तो फ्यूचर हमारा स्टेट का या कंट्री का है। बिल्कुल। तो अगर उस दिशा में स्पेसिफिक होकर चलते हैं अगर, तो फायदा होगा। और हमें बजट इकट्ठा कर दिया जाएगा तो उससे फायदा नहीं होने वाला है। एक और चीज है, एविएशन पे जो फ्यूल है उसमें वैट का रेट घटा है। काफी समय से जो एयर ट्रैफिक का रेट बढ़ता जा रहा था टैरिफ पर, और जो इंडस्ट्रिस्ट हैं, जो और भी लोग इन्वेस्टर्स हैं, उनकी बार बार शिकायत थी कि हमें यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है। हमको लगता है अगर एविएशन फ्यूल का रेट घटता है, टैरिफ घटता है, तो जाहिर है कि आपको फ्लाइट्स बढ़ेंगे
जी, और जो जी। इन्वेस्टर्स को थोड़ी बहुत से मदद मिलेगी जी, आने वाले बिल्कुल। समय में। चलिए। 11 जी जी हमारे साथ अर्थशास्त्री गौतम कोठारी भी साथ में जुड़े हुए हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। गौतम जी, जिस तरह से ये बजट निकलकर सामने आया है और पहली बार चाइल्ड बजट भी आया है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? पूरे बजट की अगर बात करें तो पूरे बजट में मंत्री जी ने करीब करीब हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश की। राजनीतिक दृष्टि से कहा जा सकता है कि ये चुनावी बजट है, विपक्षी भी ये कह सकते हैं लोक लुभावन है, लेकिन उन्होंने छुआ हर पहलू को। कठिनाई ये है कि जो विजन है इस बजट का वो है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, लेकिन जो प्रावधान है और जो उसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं वो ये कहीं से कहीं तक उस विजन से मैच नहीं करती। ये बता रहे हैं कि भाई 11 औद्योगिक क्षेत्र खोलेंगे, लेकिन 11 औद्योगिक क्षेत्र का यानी एक फिजिकल डेवलपमेंट करना बहुत बड़ी बात नहीं। औद्योगिक क्षेत्र में निवेश आएगा ये बड़ी बात है। तो औद्योगिक क्षेत्र तो 11 खुलेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है और अच्छी बात है ये औद्योगिक क्षेत्र खुले, लेकिन ये कोई उसमें दृष्टि नहीं है कि वहां किस प्रकार से निवेश होगा। अब आप देखिए कि मध्य प्रदेश में जो डेवलपमेंट है वो इंदौर और उज्जैन इसके आसपास ही ज्यादातर, और अभी भी क्योंकि मैं औद्योगिक क्षेत्रों से हूँ इसलिए मैं ये देख रहा हूँ कि जो भी आता है उसको इंदौर, भोपाल और उज्जैन इस एरिया में अपना उद्योग लगाने के रहता है और वो यहीं आना चाहता है, वो दूर नहीं जाना चाहता। अब देखिए मध्य प्रदेश का वास्तविक विकास अगर करना है तो हमको विकेंद्रित रूप से इसका विकास करना होगा। बीच में मध्य प्रदेश सरकार ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और बहुत अच्छी योजना थी कि हर जिले में एक प्रोडक्ट जो है वो अग्रणी प्रोडक्ट होगा और उसके आधार पर हम डेवलपमेंट करें। तो जो मध्य प्रदेश का विकास का रास्ता है वो कृषि और खनिज से होकर के जाता है। तो जिस क्षेत्र में जो कृषि उपज है, जो खनिज है, उनका अगर वैल्यू एडिशन होने की बात होती तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक विकेंद्रित विकास की स्थिति बनती। लेकिन इस बजट में उस जो विजन स्टेट गवर्नमेंट ने पहले लिया था उस विजन के लिए भी कोई स्टेटमेंट नहीं या कोई प्रावधान नहीं है, कोई एकदम स्पष्ट दिशा नहीं है। तो निश्चित रूप से उन्होंने हर वर्ग को कुछ ना कुछ दिया है, हर की व्यवस्था करने की कोशिश की है, लेकिन आत्मनिर्भर कैसे बनेगा मध्य प्रदेश इसकी व्यवस्था है नहीं। पिछले साल भी 50,000 करोड़ रुपए ऋण लिया गया, तो अब इस साल भी ऐसा दिख रहा है कि 60,000 70,000 करोड़ रुपए का ऋण होगा। जब बजट आजकल बजट नहीं रह गया, वो बाद में अनुपूरक बजट ये आया करते हैं और बाद में भी बहुत से बजट में कोई चीज है उसको बाद में भी चेंज किया जाता है, बजट एलोकेशन को भी इधर उधर कर दिया जाता है। हाँ। तो ये सब चीजें होती रहती हैं। चलिए तो यही सवाल मैं तो दिव्या जी से कर लेती हूँ। बिल्कुल, मैं यही सवाल वो दिव्या जी से कर लेती हूँ। दिव्या जी, ये जो बजट आया है इसमें हालांकि हर क्षेत्र को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, लेकिन क्या इस बजट से मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर हो पाएगा? सुप्रीत जी, गौतम जी मेरे बहुत सीनियर हैं, मैं बस थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगी गौतम जी से। जब उन्होंने कहा कि 11 इंडस्ट्रियल पार्क खुलेंगे जिसका कोई विजन नहीं है, तो कोई इंदौर भोपाल में नहीं होने वाले हैं ये गौतम भाई। ये सारे के सारे जितने नए इंडस्ट्रियल पार्क से उन एरियाज में बनेंगे ही जिन एरियाज को डेवलपमेंट को टच करना है और उनको आगे लेकर आना है। अब ग्वालियर, भिंड, मुरैना वाले एरियाज में भी इंडस्ट्रियल पार्क आ रहा है और जबलपुर जैसे एरियाज के पीछे सीधी जैसे एरिया में भी इंडस्ट्रियल पार्क आ रहे हैं। तो ये सब हो रहा है और ऐसा नहीं है कि ऐसा उसका विजन नहीं है। सरकार इस बारे में बहुत संवेदनशील भी है और संज्ञान भी लेती है कि ऐसे एरियाज में ये इंडस्ट्रियल पार्क खुलने चाहिए जहां पर डेवलपमेंट की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। दूसरी बात है कि आप किस तरह से उनको उद्योगों को किस तरह से इनवाइट करेंगे। तो सर, जो इंडस्ट्रियल मीट होती है वो इसीलिए होती है कि आप इन्वेस्टर्स को आमंत्रित करते हैं और एक सिंगल विंडो आप उनको देते हैं, एक तरीका बताते हैं कि आप आइए और ये हमारी फैसिलिटीज है। जो मध्य प्रदेश में SEZ बने, जो SEZ का जिस तरह से विकास हुआ। और मैं आपको दूसरी तीसरी बात, जैसा कि अभी रंजन जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि हम लोग जब एविएशन फ्यूल कम करते हैं
फ्लाइट ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इस तरह से कनेक्टिविटी बढ़ती है। इसका एक तीसरा बहुत एक छोटा सा एक उदाहरण है, जब हम रोड कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं, चाहे गांव तक हो, चाहे किसी भी केंद्र तक हो, या किसी भी एक क्षेत्र तक हो, तो रोड कनेक्टिविटी अपने आप में इतना बड़ा एक तरीका होता है डेवलपमेंट का कि आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सुदूर गांव में जाए रोड अगर बन जाती है तो वहां के खेत किसान आपस में उनका प्राइस वैल्यू बढ़ जाता है, ढाबे खुल जाते हैं, पेट्रोल पंप खुलते हैं, रोजगार की इतने छोटे इस तरह के आयाम बढ़ते चले जाते हैं सिर्फ एक सड़क बनने से। तो ये बहुत छोटी चीजें हैं जिनको अगर आज मध्य प्रदेश में कनेक्टिविटी के नाम पर, जितना कि अमीनुल्लाह जी अभी बता रहे थे कि सड़कें बना दी तो कौन सा एहसान कर दिया, तो सर आपको सिर्फ याद दिला दूं कि हमने वो दिन भी देखे दिग्विजय सरकार के कि जहां पर सड़कों के नाम पर सिर्फ गड्ढे हुआ करते थे और हम डोलते डोलते जाते थे। किसी एक पड़ोसी राज्य से जब मध्य प्रदेश में घुसते थे तो जो नीना की नानी की नाव चली जैसे डोलते थे, तो तब समझ में आता था कि मध्य प्रदेश आ गया। तो ये हमने वो दिन भी देखे हैं। तो थोड़ी सी जब आप जाते होंगे कहीं ना कहीं, आपका भी कहीं ना कहीं यात्रा का सफर होता होगा कांग्रेस के, आपसे जो भी आप लेने जाते होंगे मीटिंग, तो तब तो आपने देखा होगा कि कितनी सुंदर कनेक्टिविटी हो गई, कितना फिसलती हुई जाती है आपकी गाड़ियां। ठीक है, ध्यान आता कि कितनी कनेक्टिविटी कर दी और किस तरह से। तो कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ाने की यहाँ पर सरकार ने कोशिश की है, फ्यूल की जो रेट है वो यहाँ पर कम करने की यहाँ पर कोशिश की है बजट में, जो निकलकर सामने आया है। और अब मैं डॉक्टर खान का ही रुख कर लूंगी। नया कर नहीं लगना एक बहुत सहूलियत है। इतने सब आप ये बताइए कि हम लोग पेंडेमिक में से इतनी बुरे दिनों में से गुजरे, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने एक नया आपके पर कर नहीं लगाया है। ये बहुत बड़ी राहत है। इस राहत को धन्यवाद जरूर देना चाहिए, क्योंकि ये हम अपेक्षा कर रहे थे कि बहुत दाम बढ़ेंगे, लगाया जाएगा कर। बिल्कुल दिव्या जी, मैं डॉक्टर खान का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर खान लगता है अपनी पूरी बात यहाँ पर करना चाहते हैं। डॉक्टर खान, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने उस संदर्भ में कहा था जब आपने कहा था कि 4000 तो बना रहे, तो आप प्रदेश की जनता पे कोई एहसान नहीं कर रहे। 4000 किलोमीटर की सड़कें बहुत कम है, मध्य प्रदेश जितना बड़ा है, उस संदर्भ में कहा था। पर मैं अपने विषय से डेविएट नहीं होऊंगा। मैं 2 विषय रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है बजट के अंदर, पॉइंट वाइज बताना चाहता हूं कुछ 4-5 विषय, कि जैसे 177वां पॉइंट कहा है ई आबकारी पोर्टल के माध्यम से शराब बेची जाएगी, तो इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है। 88वें पॉइंट पे कहा है कि मनरेगा 55 दिन का, तो जब रोजगार 100 दिन का है मनरेगा स्कीम में, तो सरकार ने 55 दिन का रोजगार देने का क्यों कार्य किया। 119वें पॉइंट पे कहा गया है कि 1 लाख रुपए में आवास देगी सरकार। आज के दिन में महंगाई की स्थिति में 1 लाख रुपए में आवास संभव है? किस तरह की बातें की गई हैं। 132वां जो पॉइंट है उसमें पूरा का पूरा जो सीएम राइस स्कूल की जो बात की गई है, पिछले बजट की पूरी अगर आप उठा के देखेंगे तो कॉपी पेस्ट करने का काम इस सरकार ने किया है। 16वां पॉइंट कहते हैं जन भागीदारी के नाम पे, यानी जन भागीदारी के नाम पे आप आत्मनिर्भर बनने की मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं कि जनता कर्जा लेके बड़े बड़े मंत्रियों के सबके बंगले सुधर जाए और जनता अपना पैसा लगा के मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाए। उसके बाद में आप बात करते हैं 175वें पॉइंट पे मैं आता हूं, पिछले वित्तीय वर्ष की राहतों को इस वित्तीय वर्ष में शामिल किया। आप देखिए कॉपी पेस्ट की हद देखिए इस बजट में, 175वां पॉइंट कॉपी पूरी की पूरी तरह पिछले बजट की तरह है। अब मैं दूसरे महत्वपूर्ण विषय पे आ रहा हूं। ये डबल इंजन की सरकार है, यहां पे शिवराज सिंह चौहान साहब हैं और केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हैं। पिछले बजट की जो अगर अपन बात करें, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स थी, जिसमें कई में सेंट्रल के 51% पैसा लगना था, कई में 60% लगना था, कई में सेंट्रल के अलग अलग रेशो में, तो उसके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने जारी करने का प्रयास कर रहा हूं कि सेंट्रल ने कितना पैसा दिया। सेंट्रल ने चिकित्सा शिक्षा में 0% पैसा दिया। जब तक सेंट्रल का पैसा नहीं आएगा उन स्कीमों में राज्य पैसा लगाता नहीं है, वहां पे 0 है। चलिए, तो मध्य प्रदेश की बजट को लेकर आज हम चर्चा करने की यही कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से जो मध्य प्रदेश की जनता ने जिस तरह से स्टूडेंट्स का यहाँ पर खास ध्यान रखा है, उनके एजुकेशन का, उनके शिक्षा का यहाँ पर ध्यान रखा है, एमबीबीएस की सीट्स बढ़ाई गई है, नर्सिंग कॉलेजेस की सीट्स बढ़ाई गई है। अगर युवा की बात करें, उनके लिए रोजगार की यहाँ अवसर जो है वो बढ़ाए गए हैं। आम आदमी की अगर बात करें, कोई अगर परिवार का जो आदमी है उसके लिए टैक्स बढ़ाना नहीं और टैक्स
नहीं आगे और लगाना, ये यहाँ पर बड़ी बात निकलकर सामने आई है। तो एक राहत भरी, एक फैमिली मैन के लिए बड़ी राहत की यहाँ पर खबर जो है बजट से जुड़ी हुई, ये निकलकर सामने आई है। बुजुर्गों के लिए अगर बात की जाए, बुजुर्गों का भी खासा ध्यान यहाँ पर रखा गया है। फ्री में तीर्थ दर्शन यात्रा यहाँ पर जो है, इस बात का जिक्र भी आज मध्य प्रदेश की बजट में किया गया है। तो जिस तरह से हर वर्ग की अगर बात करें, एक एक करके हर एक वर्ग को यहाँ पर साधने की सरकार ने कोशिश की है। किसानों का खास यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है, उनके लिए अलग अलग तरह की योजनाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया, प्रावधान यहाँ पर आए हैं। मत्स्य पालन की अगर बात करें, सिंचाई परियोजना, भंडारण क्षमता, पशुपालन, तो इन सारी चीजों का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। किसानों का खासतौर पर, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता उनका बढ़ाया गया है, उसका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर बढ़ाया गया है। तो आम जनता से लेकर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, उद्योगपति हो, बच्चे हो, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में हमने चाइल्ड बजट के बारे में सुना है और इस तरह से मध्य प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट आया है। बच्चों के लिए सुविधा इस बजट में होगी। उद्योगपतियों का यहाँ पर खासा ध्यान रखा गया है, छोटे उद्योग लगाने के प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बजट में यहाँ पर आम जनता के लिए अलग अलग तरह की यहाँ पर योजनाओं का ऐलान हुआ, प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं बजट को लेकर। तो चाहे बुनियादी सुविधाएं हो, मूलभूत सुविधाएं हो, सड़कें, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, यही एक आम इंसान चाहता है कि उसे समय पर बिजली मिल जाए, पानी मिल जाए, सड़कें अच्छी मिल जाए, स्वास्थ्य की सुविधा मिल जाए। इन बातों का जिक्र शिवराज सरकार ने किया है अपने बजट में, खासा ध्यान यहां पर रखा गया। और जाहिर तौर पर अगले साल यानी 2023 में चुनाव भी आना है, तो देखना यह होगा कि इस बजट से आने वाले चुनाव में उनको कितना फायदा मिलता है। अलग अलग शहरों की अगर बात करें, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की यहां पर बात निकलकर सामने आई है। ये इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। भोपाल में उद्योग पार्क बनेगा, सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। भोपाल, माफ कीजिएगा, सागर, शाहजहांपुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। इसका भी यहां पर बजट में जिक्र किया गया। तो बिजली बिल पर सब्सिडी का प्रावधान यहां पर किया गया है। तो हर वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश शिवराज सरकार ने की है। आज बजट पेश किया गया, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बजट पेश किया और इसी बजट को लेकर आज हम खासी अपनी चर्चा कर रहे हैं। जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं राहत यहां पर आम जनता को, आम आदमी को देने की कोशिश यहां पर की गई है। काफी बेसब्री से हमारे साथ मौजूद है। सर, कोविड के बाद एक बड़ी उम्मीद थी चिकित्सा क्षेत्र में जो है बजट के परिपूर्ण बजट है। इस बात को का संकल्प कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे, ये सब है इस बजट में। विकासमूलक, जनकल्याणकारी और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का बजट। इसके साथ ही सर, बजट के पहले ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। देखिए, ये तो उनकी नकारात्मक राजनीति का परिचायक है। वो बायस्ड थे, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, उन्होंने बिना पढ़े बिना सुने ही विरोध कर दिया, तो उनकी नकारात्मक राजनीति सामने आती है। शिक्षा के और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर क्षेत्र में ध्यान दिया गया है और जब तो मैंने कहा कि परिपूर्ण बजट है। बिल्कुल, साफ तौर पे चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि परिपूर्ण ये बजट है, हर वर्ग को ध्यान में रख के बनाया गया है। कैमरा नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, एक बड़ी उम्मीद थी आज बजट से युवाओं को। झूठ और फरेब का बजट है, हर वर्ग और परेशान होगा। पिछले साल इन्होंने कहा था कि सुधार होगा, किसी चीज़ में सुधार नहीं हुआ, गिरावट ही हुई। बिल्कुल, साफ तौर पे नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ का यही कहना है कि झूठ और फरेब का ये पूरा बजट रहा है, हर वर्ग को ध्यान में रख के ये बजट नहीं बनाया गया। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। वित्त मंत्री तरुण भनोट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने आज बजट पेश किया। सर, सबसे पहले तो आप ये पूरे बजट को कैसे देखते हैं? इस बजट को मैं मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की अपेक्षाओं के अनुसार देखता हूँ कि क्या उनकी अपेक्षाएं पूरी हुई, क्या हमारे किसान भाइयों को राहत मिली, क्या हमारे नौजवानों के लिए आगे रोजगार का कोई मार्ग प्रशस्त किया गया है, क्या ऐसे प्रावधान किए गए कि जो लोग रोजगार में थे और बेरोजगार हो गए उनके लिए क्या दिया गया।
शून्य। मैं वित्त मंत्री महोदय से कल सदन में भी पूछूंगा और आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि और अच्छी तैयारी करके आगे बताएं। 18 माह में लगभग 60,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश की सरकार ने कर्जा ले लिया। हजारों करोड़ रुपए प्रति माह आप ब्याज के रूप में भर रहे हैं और हर वर्ग परेशान है। ये कैसा प्रावधान आपने किया है, कैसी लोगों को राहत दी है कि शराब को सस्ता कर दिया और बच्चों के पीने का दूध और खाद्य में काम आने वाला तेल महंगा हो गया। अब मैं आज देख रहा था बजट में जो भाषण था वित्त मंत्री जी का पन्ने पलटाकर, उसमें यह लिखा है कि केंद्र सरकार ने FRBM की लिमिट को वापस कम कर दिया है कोविड काल के बाद। तो जब 5% लिमिट थी 3% से बढ़ा के की गई थी, आपने हजारों करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया और किसी वर्ग को उसमें राहत नहीं मिली। मुख्यमंत्री जी की एक प्रिय योजना है संबल, उसका कंबल तो 6 महीने से नहीं खुला है। यहां पे परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गई, जो उनको राहत राशि तुरंत 24 घंटे 48 घंटे में मिलना चाहिए, आज तक नहीं मिली है। मैंने बहुत सारे पत्र लिखे, ट्वीट किए, मेल डाले मुख्यमंत्री जी से संबंधित उनके कार्यालय में अफसरों को, उसका जवाब तक नहीं आया। तो आप एक बार ये कल्पना करके देखिए कि सरकार झूठ कितना बोल ले और आम आदमी जब कुछ प्राप्त नहीं कर रहा तो क्या निराशा का भाव जनता के अंदर में। 18 के बाद आपने भी बजट पेश किया था, कितना अंतर आप ये दोनों बजट पे? कितना अंतर? सबसे पहला अंतर बताऊं, उन कठिन परिस्थितियों में जब हमने ये कहा था हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कि हम किसान कर्ज माफी करेंगे, हमने प्रथम चरण में 20 लाख से ज्यादा अधिक किसान भाइयों का 8,500 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। वो इस सरकार ने भी स्वीकार किया। सामाजिक सुरक्षा की पेंशन की राशि जो सालों से नहीं भरी थी, जो 300 रुपये प्रति माह प्राप्त होती थी लोगों को, उसको बढ़ाकर हमने 600 रुपये किया। अन्य बहुत सारी हमने जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की और 15 माह के कार्यकाल में मात्र 13,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया और ये 18 माह के कार्यकाल में 60,000 करोड़ रुपए का कर्जा लेके आए हैं और किसी प्रकार की कोई राहत नहीं। न किसानों का कर्ज माफ हुआ, न बेरोजगारों को भत्ता मिला, ना आम लोगों को कोई राहत मिली। तो आप तुलना कर लीजिए हमारे 15 माह के कार्यकाल से इनके 18 साल की सरकार। तो एक बड़ी उम्मीद थी, ऑन रिकॉर्ड 30 लाख से अधिक जो है मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगार हैं, उनके लिए कोई प्रावधान बजट में? आप तो खुद ही कह रहे हैं उम्मीद थी और प्रावधान नहीं है। तो ये पूरी तरह से विफल सरकार है। ये जुमले दिल्ली से शुरू होते हैं और भोपाल तक आके भी इनके खत्म नहीं होते। तो ये जुमले गढ़ने वाली सरकार है, किसी प्रकार की कोई राहत नहीं है। ये तो अपने आर्थिक सर्वेक्षण जो कल सरकार ने पेश किया था उसमें इन्होंने खुद कबूल किया, पढ़ लीजिए पन्ने पलटा के, कि 6.5 लाख अधिक बेरोजगार एक वर्ष में मध्य प्रदेश में बढ़ गए। तो कितना अंधकारमय हमारे युवाओं का भविष्य इस सरकार के अंदर है, ये आप कल्पना कर सकते हैं। कमलनाथ जी ने भी सुबह स्पष्ट कर दिया था कि हम विरोध करेंगे। हम विरोध, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, विरोध हमारा व्यक्तिगत नहीं है। जन अपेक्षाओं पे अगर सरकार खरी नहीं उतरेगी तो हमें जो इस लोकतंत्र के में जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की जनता ने दी है विपक्ष के रूप में काम करने की, तो हम तो जनता की आवाज को उठाएंगे। सरकार सुधार कर ले, बजट में प्रावधान कर दे, प्राथमिकताएं बता दे, हम सरकार का समर्थन करेंगे। बिल्कुल साफ तौर पे पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का यही कहना है कि बजट में अगर आम जनता को राहत दी जाती तो हम हंगामा नहीं करते। बजट में अगर चेंज किए जाएंगे तो हम सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन बजट से एक बड़ी उम्मीद मध्य प्रदेश की जनता को थी, उस उम्मीद पे ये बजट खरा नहीं उतरा है। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना, इंडिया न्यूज भोपाल। बजट पेश किया है, परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, आज एक हितकारी बजट पेश किया गया है, कैसे आप इस पूरे बजट को देखते हैं? देखिए, ये बजट आम जनता का बजट है। इस बजट को बनाने में आम जनता के सुझाव भी लिए गए, जो कि पहली बार हुआ है। इस बजट में कोई भी नया कर 22-23 में नहीं लगाया गया, ये भी अच्छी बात है। इस बजट में गरीबों के साथ साथ गांव का विशेष ध्यान दिया गया है। गांव में महिलाएं, आम लोग बहुत परेशान होते हैं पानी के लिए। पानी का संकट आज हजारों गाँव में है। उसके लिए 3,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ताकि हमारी महिलाएं, हमारे गांव के व्यक्तियों को घर घर टोंटी लग के पानी मिल सके, हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर हों। उसके लिए भी आजीविका मिशन में 1100 करोड़ का प्रावधान किया गया। हमारे गांव-गांव में स्कूलें बने, बच्चे अच्छी शिक्षा पढ़ सकें, उसके लिए 10,345 करोड़ का प्रावधान किया गया। तो हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना बंद हो गई थी, वो पुनः चालू की है, उसको बजट का प्रावधान किया गया है। प्राकृतिक आपदा किसानों को आती है, उसके लिए हमारे विभाग में 995 करोड़ का प्रावधान किया गया है। फसल बीमा योजना किसानों की बड़ी ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसके लिए हमने 2,000 करोड़ का प्रावधान किया।
तो ये इतना अच्छा बजट है, विपक्ष को सुनना ही नहीं है, विपक्ष ने कुछ सुना ही नहीं, विपक्ष ने के कान बंद थे, तो कहां से वो इस बजट का विरोध कर रहा है। ये बड़ा ही दुखदायी कदम है। हमारे विभाग में भी बहुत सारे हुए हैं कदम। मैंने कहा ना, राजस्व विभाग में बाढ़ ओला वृष्टि के लिए हमने 550 करोड़ का प्रावधान किया है। प्राकृतिक आपदा के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए हमें 995 करोड़ का प्रावधान किया है। नई तहसीलें बने, नए हमारे भवन बने, उसके लिए हमने 251 करोड़ का प्रावधान किया है। साफ तौर पे यहाँ पे परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का यही कहना है कि कोई भी नया टैक्स नहीं लगाया गया और जनता के हित का ये पूरा बजट था। कैमरामैन सर, किस तरीके का ये बजट रहने वाला है? खास फोकस किस पर रहेगा सर? कहाँ गाड़ी? सर, खास फोकस किस वर्ग पर रहेगा सर? सभी वर्गों पर, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। कहना है, और कहीं ना कहीं जनहितैषी चुनावी बजट ये हो सकता है, क्योंकि वित्त मंत्री ने कहा है कि सभी वर्गों का ध्यान रखेंगे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आम जनता को राहत इस बजट में सरकार दे सकती है। कैमरा पर्सन अजय कटियार के साथ ब्रजेश, इंडिया न्यूज। तो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। एक तरफ विपक्ष बजट को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हो गया है, वहीं सरकार की अगर बात करें तो बजट की तारीफें कर रही है। इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।